दोस्तों नमस्कार। भारतीय इतिहास में जो संसदीय इतिहास है उसमें कल एक बड़ी घटना घटती है और जो उपराष्ट्रपति होते हैं जगदीप धनखड़ साहब वो इस्तीफा दे देते हैं। अब उनके इस्तीफे के बाद जो सरकार है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, न तो सरकार की तरफ से कुछ बोला गया है और न ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस पर कई डिबेट सुबह से हो रही है, कल भी हुई थी, लेकिन सरकार के जो प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। शायद उन्हें अभी बोलने के लिए मना किया गया होगा या उन्हें कोई अभी लाइन नहीं दी गई होगी। संसदीय इतिहास में शायद ये पहली घटना है कि बिना राष्ट्रपति चुने, कई बार ऐसा, 2 बार ऐसा हो चुका है कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे हुए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई उपराष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठा व्यक्ति इस्तीफा देता है और हवाला देता है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मिनिस्टर्स सबको धनखड़ साहब धन्यवाद देते हैं इस्तीफे में और वो कहते हैं कि डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी है कि वो इस पद पर बैठ करके अब तनाव ज्यादा न लें। आपको बताएं कि इसी पिछले साल मार्च में उनकी थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ था और जब वो स्वास्थ्य खराब हुआ था तो वो भर्ती भी, हॉस्पिटलाइज भी किए गए थे। लेकिन कल जो उन्होंने इस्तीफा दिया, आपको क्या लगता है कि ये स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है उन्होंने या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है, या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा दबाव बनाया गया? इन सारे मुद्दों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको जो जयराम रमेश हैं, उनका, कांग्रेस के लीडर हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, उनका एक ट्वीट जो है का हवाला हम देना चाहेंगे। जयराम रमेश अपने ट्वीट में धनखड़ साहब की तारीफ करते हैं और धनखड़ साहब के बारे में लिखते हैं कि वो कुछ ऐसा फैसला लेने वाले थे जिससे रोकने के लिए शायद ये कदम उठाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या फैसला लेने वाले थे। मैं आपको कल से पहले की बात तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि कल से पहले का कोई मतलब नहीं है चर्चा करने का, क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब पूरी तरीके से फिट थे, वो एक्टिविटी करते थे, कार्यक्रमों में भाग लेते थे। अभी कुछ दिन पहले वो लखनऊ भी आए थे, लेकिन कल की उनकी जो एक्टिविटी रही है उस पर हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे। कल संसद सत्र का पहला दिन होता है और जो विपक्ष होता है वो 2 मुद्दों पर चर्चा कराना चाहता है नियम 267 के तहत। पहला मुद्दा था विपक्ष की तरफ से जो उठाया गया वो ये कि जो पहलगाम में घटना होती है जिसमें आतंकवादी आते हैं और हमारे पर्यटकों को मार डालते हैं और उसके बाद सरकार ऑपरेशन सिंदूर चलाती है और पाकिस्तान के कई जो ठिकाने होते हैं वो नष्ट किए जाते हैं, आतंकवादी ठिकाने। लेकिन अभी तक जो आतंकवादी हैं, जिन आतंकवादियों ने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई है। सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती है और विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहता है। विपक्ष के साथ साथ एक और सरकार कह रही थी कि हम भी इस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष की एक डिमांड है कि जब भी चर्चा हो तो प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके साथ साथ
जो बिहार में एसआईआर हो रहा है, स्पेशल रिवीजन हो रहा है, इंसेंटिव रिवीजन हो रहा है, उस पर भी चर्चा विपक्ष चाहता था। हालांकि सरकार इस पर चर्चा से थोड़ा सा पीछे हट रही थी। लेकिन कल संसद शुरू होती है तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। जो सदस्यों के प्रश्न लगे होते हैं उसका जवाब मंत्री की तरफ से दिया जाता है। एक एक करके सवाल पढ़े जाते हैं और जब ये पढ़ा जा रहा होता है उसी दौरान जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो राज्यसभा के नेता होते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल ही उनका जन्मदिन भी होता है और जन्मदिन के मौके पर धनखड़ साहब उनको बधाई देते हैं और बधाई देने के साथ साथ पूरा सदन उनको बधाई देता है। इसके साथ एक बात और होती है। जो खड़गे साहब संसद में खड़े होते हैं और खड़गे साहब बताना चाहते हैं कि नियम 267 के तहत क्या क्या चर्चा हो सकती है। इसके लिए जो उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़ साहब उनको अलाउ करते हैं। वो खड़े होते हैं और खड़े होकर के जो पहलगाम की घटना होती है और जो ऑपरेशन सिंदूर होता है और उसके बाद जिस तरीके से जो युद्ध होता है, उस युद्ध की विराम की जो घोषणा होती है, युद्ध विराम की, सीज फायर जिसे कहते हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आता है। इसको लेकर के वो लंबी पूरी बात कहने लगते हैं। धनखड़ साहब तो इसको ऐतराज नहीं करते हैं, लेकिन जो सदन के नेता होते हैं, जेपी नड्डा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्हें ये बात नागवार लगती है और नड्डा साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि सदन में क्या रिकॉर्ड में जाएगा और क्या रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये वो तय करेंगे। ये तो मुझे लगता है कि यहां से शुरुआत होती है। लेकिन दो बड़े मामले हैं। एक तो जस्टिस वर्मा, जिनके घर में दिल्ली में नोट बरामद किए गए थे, जलते हुए नोट दिखे थे, उस पर एक इंपीचमेंट लाया जाना था संसद के भीतर और 63 जो सांसद हैं उनकी तरफ से इस तरह का एक प्रपोजल लाया गया था और इंपीचमेंट लाने पर एक 3 सदस्यों की कमेटी बनती है और उस कमेटी पर भी कल शायद चर्चा हो रही थी। लेकिन खबर यह है कि जस्टिस वर्मा के साथ जो कांग्रेस है वो जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी इंपीचमेंट लाना चाहती थी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव ने एक कार्यक्रम में सनातन को लेकर के बयान दिया था, जिसको लेकर के बवाल हुआ था। हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उनको एक्सप्लेनेशन के लिए कहा था, एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी चल रहा है। लेकिन जो विपक्ष के सांसद हैं वो ये चाहते थे कि जस्टिस वर्मा के साथ साथ जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी इंपीचमेंट का मामला चलाया जाए। लेकिन सरकार जस्टिस शेखर के खिलाफ इंपीचमेंट का मामला नहीं चलाना चाहती थी। सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट का मामला लाना चाहती थी। सरकार नहीं चाहती थी कि सनातन के पक्ष में बोलने वाले जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ इंपीचमेंट का मामला चलाया जाए। और खबर है कि आज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ इंपीचमेंट का जो मामला है उसको जो धनखड़ साहब हैं वो स्वीकार करने वाले थे। अगर आज वो कुर्सी पर होते, पद पर बने रहते, तो शायद जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी इंपीचमेंट का मामला वो स्वीकार कर लेते और इससे सरकार की बड़ी जबरदस्त किरकिरी होती। इधर उनका जो व्यवहार था इस सत्र में वो
विपक्ष को थोड़ा पॉजिटिव नोट दे रहा था, ऐसा मतलब भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार हैं उसके सूत्रों का कहना है। और शायद इसी वजह से जो मतलब नड्डा जी या जो मोदी जी या अमित शाह जी, इन सब ने उनको एक तरीके से उनसे कहा होगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि अगर वो सरकार के खिलाफ जाकर के विपक्ष की बातें ज्यादा सुनते, विपक्ष को ज्यादा मौका देते सदन के भीतर, तो सरकार को बहुत नुकसान होता। और शायद यही कारण है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, बाकी स्वास्थ्य का कोई कारण नहीं है। हालांकि वो 75 साल के होने वाले हैं, इसी 75 साल में चल रहे हैं और मई में 75 साल के हो जाएंगे। एक खबर और आई कि अभी 20 तारीख को उनकी पत्नी का जो है जन्मदिन था, और पत्नी के जन्मदिन पर उन्होंने एक भव्य पार्टी भी रखी थी, जिसमें उन्होंने जो संसद टीवी के लोग हैं उनको भी बुलाया था और बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था, और सरकारी खर्चे पे ये सब कुछ उन्होंने किया था। इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या सरकारी खर्चे पर किसी उपसभापति की पत्नी का जो है जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। बहरहाल ये सब विवाद के विषय हो सकते हैं, लेकिन इस्तीफा देने का कारण सरकार से उनकी थोड़ी रंज थी, और रंज की वजह से ही उन्हें शायद इस्तीफा देने के लिए कहा गया होगा। और वो 7:30 बजे कल निकलते हैं और सीधे जाते हैं राष्ट्रपति के पास, इस्तीफा देते हैं, और 9 बजे खुद जो उपराष्ट्रपति का जो ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उससे वो इस्तीफे की घोषणा करते हैं। और उसके बाद ही सबको पता चलता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।